अगला जो सेशन हमारा रहेगा उसमें मैं स्वागत करना चाहूंगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी का कि वो मंच पर आए कृपया कर। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण जी को कि वो आए और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। लेकिन जोरदार तालियों के बीच इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया नैन्सी। कई बार मैं जब भी प्रहलाद भाई साहब से मिलता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि उन्हें संबोधन क्या दें। वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं और छात्र राजनीति के वक्त से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। तो भाई साहब जो भी संबोधन आपको यहाँ उचित लगता है उसके साथ बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत बातचीत से कर लेते हैं कि आप सिवनी से भी जीते, बालाघाट से भी जीते, बाकी जगह से भी जीते, अभी दमोह से हैं आप। तो क्या जब मैंने पार्टी को लगता है कि यहाँ ये सीट मुश्किल हो सकती है तो आपको उतार देते हैं संकट मोचक के तौर पर? मुझे लगता है इस बात के लिए पार्टी का हृदय से आभार। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है, कार्य प्रणाली है, उसमें कार्यकर्ता को की भूमिका तय करती है एक पार्टी। और कार्यकर्ता को ये प्रारंभ से ही सिखाया जाता है जो पार्टी के सदस्य हैं और अगर पार्टी के कार्यकर्ता बनने की जो यात्रा है, दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो आप पार्टी के लिए काम करते हैं और जब पार्टी के सदस्य बनते हैं तो आप स्वयं बनते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जब भी कभी पार्टी को लगता है कि ये फैसला सही है तो हमें अच्छे और बुरे का तो विचार करना ही नहीं है। जीत हार महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है कि पार्टी के फैसले को परिणाम तक पहुंचाना। और इसलिए मुझे लगता है चाहे वो सिवनी हो, बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो या दमोह हो, मैं इस बात पे जरूर गर्व करता हूं कि जो कार्यकर्ता जिनने मुझे चुनाव जिताया, लोग कितनी परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की, जातिवाद की बातें करते हैं, तो मुझसे ज्यादा सामर्थ्य अगर है तो उस कार्यकर्ता में है जिसने मुझे सिवनी का सांसद बनाया, बालाघाट का सांसद बनाया, छिंदवाड़ा की लड़ाई को वो ऊंचाई दी कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, और उसके बाद में मैं दमोह के जाकर सांसद बना। तो ताकत मेरी नहीं है, ताकत भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जिसने मुझे ये ऊंचाइयां दी। अच्छा, एक बात और है प्रहलाद जी के बहुत सुदीर्घ संसदीय अनुभव है आपका, कई सारी सरकारें आप बनते गिरते देख चुके हैं। अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा कि सूंघ लेते हैं आपके कैसे कहां जा रहा है। तो इस अपनी आज जो यात्रा आपकी वाइंड अप हुई, जन आशीर्वाद यात्रा, तो क्या सूंघ पाए आप? बीजेपी की क्या पोजीशन है चुनाव को लेकर? मैं जोशी भी नहीं हूं और ऐसे आकलन करता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं एक लाइन में कहूं, मैंने 2003 का चुनाव देखा है बहुत नजदीक से। अब 2023 से 20 साल का फासला है। मैं स्पष्ट तौर पर देख पा रहा हूं कि 2003-2023 में दोहराने वाला है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपको लगता है ध्वजवाहक वही हैं, केवल उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो जाएगा? एक तो पार्टी का संगठन, देवतुल्य कार्यकर्ता, जैसा मैंने आपको बताया कि वो ये देखता नहीं कि ये मेरे क्षेत्र, जाति या उसका है या नहीं। पार्टी के फैसले के साथ पार्टी के कार्यकर्ता के चलने की आदत है। ये मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत है और इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। दूसरी बात है कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। हम वो पार्टी के लोग हैं जो विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारा विकास का मॉडल 100% विचार पर आधारित मॉडल है। विचार क्या है? विचार बड़ा साफ है कि हमारे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता में मैं अंतर देखूं तो मेरा कार्यकर्ता सत्ता की बात करेगा, चुनाव की बात करेगा, लेकिन उसके पहले ये कहेगा कि मुझे राम मंदिर चाहिए, धारा 370 हटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका सरोकार विचार से ज्यादा है और इसलिए ये जो ताकत है वो पूरी दुनिया आज हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी परंपराओं की दीवानी है। G20 का स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम, और पूरी दुनिया में जो एजेंडा गया, उस एजेंडा ने माना कि शांति कोई दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है और ये स्लोगन कोई दूसरा विचार या दूसरा देश दे नहीं सकता। तो ये जो विचार की ताकत है और उसका नेतृत्व करने वाले हमारे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए आज जब नारी शक्ति का परचम फहरा रहा है तो ये आज की बात नहीं है। आप 2000 साल पीछे जाइए, जब आदिगुरु शंकराचार्य थे तब हमारी मातृशक्ति हमसे ऊपर स्थान पर, पायदान पर थी, बराबरी पर ही थी। आज जो कदम हमने रखा है या जो हम कह रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति सर्वोच्च स्थान पर है
और उसको वहां तक पहुंचाने की यात्रा में ये पहली सीढ़ी है। तो चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो और चाहे आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, मुझे नहीं पता आपने किस नजरिए से मोदी जी की योजनाएं देखी है, लेकिन मैं एक लाइन में कहूं, आसानी के साथ समझ में आएगा। प्रधानमंत्री आवास आधे महिलाओं के नाम पर, शौचालय 100% महिला स्वाभिमान और सम्मान के लिए, गैस का चूल्हा महिला के स्वाभिमान और उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद में नल जल का कनेक्शन उसका समय और स्वास्थ्य बचाने के लिए। मुझे लगता है अगर हम इन 3-4 चीजों को देखें तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वो महिला सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान के इर्द गिर्द नीति घूमती है। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं। आज अगर 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो फूड प्रोसेसिंग का काम हमारी माताएं बहनें परंपरा से पीढ़ियों से करती आ रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेब देना और उसके लिए प्रधानमंत्री का ये कहना कि 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को छांटो और उनको 10,000 करोड़ 5 साल के भीतर दो ताकि उनको तकनीकी मदद भी मिले, आर्थिक मदद भी मिले। कहने का आशय ये है कि ये योजनाएं हैं, ये विकास का मॉडल है जो हमको सफलता देगा। एक कैलाश जी भी आ गए हैं, तो मैं एक सवाल जरूर आप सबको संबद्ध करते हुए पूछ ले रहा हूं। वोट मोदी जी के नाम पर पड़ेंगे, यदि पड़े तो वोट शिवराज जी के नाम पर पड़ेंगे, या वोट सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम पर पड़ेंगे जिसमें आप भी हैं और कैलाश जी भी हैं? देखिए, एक बात बड़ी साफ है, आज पूरी दुनिया मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रही है। तो मैं गर्व के साथ छाती ठोक के कहूंगा कि आगे किसको लेकर आएंगे हम? हमारे नेता कौन है जिसका नेतृत्व दुनिया स्वीकार कर रही है? उन मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ चलेगा। आम आदमी को या मध्य प्रदेश की जनता को मोदी ने क्या दिया? तो मोदी ने जो दिया है तो स्वाभाविक है कि मोदी जी की चर्चा होगी और इसमें कोई दुविधा किसी को होनी नहीं चाहिए। से या तो कमल है या मोदी जी। आप बेशक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन जो आपका घर है वो उसे मैं महाकौशल और बुंदेलखंड दोनों के बीच में रख देता हूं। तो पिछले बार बहुत अच्छा साथ महाकौशल ने नहीं दिया था आपका, बुंदेलखंड भी उतना प्रभावी नहीं था। इस बार क्या आकलन है आपका उन दोनों जगहों को लेकर? ये जो सीमाएं बना दी जाती हैं, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, हम तो सम्मिलित मध्य प्रदेश के लोग थे। बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मध्य भारत, हाँ, जहां का मैं रहने वाला हूं जबलपुर संभाग सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग रखता है। 41 सीटें, पहले कभी 45 होती थी। 2003 में 45 सीटें थी, 41 हम जीते थे, 3 गोंडवाना जीती थी, 1 कांग्रेस जीती थी। ये एक चरम का परिणाम है। मैंने आपको पहले ही कहा 2003 दोहराएगा। 2003 दोहराएगा तो फिर सर ट्राइबल उस वक्त आपके साथ बहुत ज्यादा था, ओबीसी आपके साथ बहुत ज्यादा था। अभी एक ऐसे मैसेज बीच में से आया और ये दिखता भी है बहुत स्पष्ट, जब रानी कमलापति नाम हो जाए, जब शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए हो जाए, कि थोड़ा सा ट्राइबल दूर गया, उसे पास लाने का प्रयास कर रहे हैं आप। इस देश के सर्वोच्च स्थान पर जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो आजादी के 75 साल बाद पहली बार वो वर्ग आज हमारे शीर्ष स्थान पर है। आप पिछड़ों की बात करते हो, पिछड़ा वर्ग कमीशन को कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता देने वाले मोदी जी, उसके पहले कभी पिछड़ों को स्थान नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि किस नेतृत्व की हम बात करते हैं? मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है शीर्ष पर, वो किसका नेतृत्व है? 2003 से 23 आ गया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, पिछड़ों का नेतृत्व। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रम फैलाने की जो कोशिश है, जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, वो सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। महिला आरक्षण का संकल्प तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन सिद्धि तक किसका संकल्प पहुंचा? तो मोदी जी का संकल्प था जो सिद्धि तक पहुंचा है। तो ये सच्चाई पचाने की ताकत नहीं है। विरोधी इस बात को विरोध कर नहीं सकते थे, वहां बटन दबाते समय भले बेमन से दबाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं दे सकते थे। अन्यथा उसके पहले का आप इतिहास उठाकर देखिए, 5 बार का 3 बार अटल जी के समय आया, किसने कागज फाड़े, किसने विरोध किया? ये वही लोग हैं जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तो मजबूरी थी कि कानून तो पास हो ही जाना है, इसलिए ये तोहमत ना ली जाए, इसलिए बटन तो दबा दी, लेकिन सफलता ना मिले, इसलिए ये तमाशे खड़े किए जाते हैं, ये विवाद खड़े किए जाते हैं। अच्छा, अब आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, आपने नर्मदा परिक्रमा भी की हुई है। राजनीति में जो इन दिनों सगर्व धर्म का उद्घोष हो रहा है, उसे कैसे आप देखते हैं? कोई भी पार्टी हो, चाहे सगर्व उद्घोष होने लगा है राजनीति में धर्म का। नकल भी करते तो ठीक से करते तो अच्छा रहता है।
चुनाव के समय हम हिंदू बन जाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहन लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, लेकिन बाद में मूर्तियों की आलोचना कर देंगे। मूर्ति छोटी चीज नहीं है। सनातन की अगर कोई ताकत है, ये प्रतिमा पत्थर की प्रतिमा नहीं होती है। जिनने प्रतिमाएं तोड़कर हमको खत्म करने की कोशिश की, वो भी विफल रहे हैं। तो ये तो भावनाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये हजारों साल का षड्यंत्र है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि गुलामी कैसी थी? क्या गुलामी आर्थिक गुलामी थी? अरे मेकाले ने जाकर लंदन की संसद में बोला था 1838 में, बहुत दूर की बात नहीं है, कि मैं पूरा भारत का हर कोना घूमा, एक भी आदमी मुझे भिखारी नहीं मिला। 1838 तक दमन के बावजूद भी भारत का कोई आदमी भीख मांगने के लिए तैयार नहीं था। इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन सब ने, उसने जो दूसरी बात कही है, वो गुलामी की कसक है। उसने कहा कि इनकी सनातन परंपराओं को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, इनको लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। हमें किस बात की संरक्षण चाहिए? हमें सड़क, बिजली, पानी में तो हमने सफलता अर्जित कर ली, हम चंद्रयान तक पहुंच गए, लेकिन हमारे मूल्य बचेंगे तब भारत माता यशस्वी होगी, तब हमारी गुलामी खत्म होगी, ये मैं कह सकता हूं। और इसलिए मुझे मानता हूं कि जब मोदी दुनिया में जाते हैं, और जब मोदी के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगता है, लोग कहते हैं कि शांति मिलेगी तो भारत से मिलेगी, ये हमारी जीत है और ये हमारी ताकत है। अच्छा, हालांकि आपने कहा एक आखिरी सवाल सर कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं और आकलन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों की तो एक जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, कितनी सीटों का आकलन आप एमपी में करके चल रहे हैं विधानसभा चुनाव? मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत आकलन करते हो, मैं जानता हूं, पढ़ते लिखते भी हो। 2003 का परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। आपके साथ जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, उस समय मध्य प्रदेश में जितनी सीटें हमको मिली थी, 2023 उसे दोहराएगा। आंकड़ा मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, कागज पर लिखा हुआ आंकड़ा है, मिटेगा नहीं, ये बात आप मानकर चलना। प्रहलाद जी, आपने अपने व्यस्त कार्यकाल के बावजूद बहुत वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आप 2 मिनट एक बार हमारे साथ मंच साझा करें और एमडी जयदेव शर्मा जी से मैं चाहूंगी कि वो हमारे अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें।